नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। महायुद्ध से उठता संकट और केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आज दिल्ली में सभी बड़े नेताओं की नजरें एक ही दिशा में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय और विपक्षी नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, वैश्विक हालात पर पूरी नजर है, लेकिन टीएमसी ने बैठक का बहिष्कार कर अपनी असहमति जताई। क्या यही संकेत है कि विपक्ष सरकार के साथ इस वैश्विक संकट के वक्त में राजनीतिक तस्वीर देख रहा है, या फिर सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं है? पीएम मोदी 27 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी करेंगे, और जिसमें तेल सप्लाई और कीमतों सहित राज्य की तैयारियों और समन्वय पर चर्चा होगी। तो सवाल ये कि जब सरकार ये साफ कर चुकी है कि तेल गैस का संकट भले ही ना हो, लेकिन वैश्विक नुकसान के चलते भारत पर भी असर पड़ने की संभावना है, तो क्या यह माना जाए कि इस संकट में विपक्ष राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश में है? आज बात इसे खास मुद्दे पर। Government of India's priority is to get Congress to evict an office. मकसद यही था कि स्थिति स्पष्ट कर दी जाए। के बाद भी अगर विपक्षी लोग कुछ अनाप शनाप बोले तो इसका कोई जवाब नहीं है। सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से पंकज जोशी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी है। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी शामिल है चर्चा में। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। और साथ ही विषय विशेषज्ञ ए.के. सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ए.के. सिंह सर आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा है जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, वैश्विक स्तर पर हालात कैसे हैं और उसके मद्देनजर हर एक देश इसे लेकर चिंतित है। सिंह सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी मैं। अभी मौजूदा जो स्थिति है उसके मद्देनजर ही लोकसभा में, राज्यसभा में पीएम मोदी ने बात रखी, इसे लेकर ट्रंप से बातचीत होती है और साफ तौर पर एक ही मैसेज कि यहां पर किसी भी तरह से इस युद्ध में विराम होना चाहिए, क्योंकि इसका असर दूसरे देशों पर पड़ रहा है, हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में सर्वदलीय बैठक बुलाना, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह कि सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष की मौजूदगी ना होना, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या ये वक्त वाकई में राजनीतिक टकराव का है या एकजुट भारत दिखाने का? जी श्वेता जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जो आपने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में ये कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको दो श्रेणी में बांटा जा सकता है जी। एक श्रेणी तो वो है जो कि इस समस्या को समझना चाहती है और जहां तक हो सके अपना उसमें जो है योगदान भी देना चाहती है, और दूसरी कैटेगरी वो है जिसको कि हम ये कहेंगे कि एक कहावत है कि फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स। जब देश समस्या से एक गुजर रहा है तो इनका ये है कि इनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से इस समस्या को यूज करते हुए देश में अराजकता फैलाना। प्रजातंत्र में ये जरूरी था कि इस तरह की जो पॉलिटिकल, मेरे एक मिनट जरा, शायद आवाज इको कर रही है। आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो अगर आप देखेंगे हुआ क्या है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, ओपोजिशन, और दुख की बात यह है कि जो सबसे बड़ी दो चार ओपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, आपकी समाजवादी पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, ये पार्टियां जो हैं, इन्हें जो बीजेपी, भाजपा और जो मोदी से इनको जो भी मतलब कि कंपटीशन है या नाराजगी है, उसको ये देश विरोधी फोरम में बदल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये नई चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले मतलब कि 10-12 सालों में, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मामला रहा हो, चाहे वो फार्मर्स एक्ट था वो रहा हो, आर्टिकल 370 रहा हो, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट रहा हो, कोविड के समय आपने देखा होगा इनका क्या बर्ताव रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा होगा क्या बर्ताव रहा है उनका, और जो
इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसमें इनका क्या प्रभाव है। तो मेरा मानना यह है कि ये आवश्यक था कि आम जनता को इन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया जाए कि वस्तु स्थिति क्या है, समस्या कितनी कठिन समस्या है, कितनी घनिष्ठ समस्या है, और साथ साथ जो है आम जनता का जो फीडबैक है वो पॉलिटिकल पार्टीज के मार्फत जो है सरकार के पास पहुंचे। तो इसका उद्देश्य ये था। जी ठीक है सर। लेकिन पंकज जोशी जी, सरकार एक तरफ कह रही, जिस तरह से पैनिक स्थिति बनी, सिचुएशन हुई, सरकार बार बार समझा रही कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और अब ये भी कहा गया कि चीजें नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब स्थिति नियंत्रण में है तो फिर सर्वदलीय बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई में एकजुट होना या आने वाले वक्त के तहत या उसके लिहाज से तैयार होने के लिए ये सर्वदलीय बैठक थी? देखिए श्वेता, पश्चिम एशिया में जिस तरीके का जो युद्ध है, लगातार जो है 24-25 दिन हो गए, और 24-25 दिन तक सरकार ने जो है इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी, और कोई चीज़ जो है इसमें कोई संकट नहीं था। लेकिन क्योंकि युद्ध कितना चलेगा, कितने टाइम तक चलेगा, और केवल ये नहीं कि सप्लाई चेन का ही मामला था, जो है आर्थिक स्थिति पर भी मामला था कि आर्थिक स्थितियाँ क्या रहेंगी, बाकी चीज़ों पर भी इफेक्ट पड़ रहा था कि हमारी जो सामरिक स्थिति है वो कैसी है। तो इसके ऊपर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लोकसभा में जो है कहा, और उसके बाद में जो है राज्यसभा में कहा, और उससे पहले भी लगातार जो है मंत्रियों ने जो है अपने जो है टाइम टू टाइम जो है बेसिकली सदन को जो है इस चीज से अवगत कराया कि क्या क्या चीज हो रही है, क्या भारत की तैयारियां हैं, किस तरीके से हमारा जो है इसका प्रबंधन है। और इसी के उसमें जो है आज जो है गृह मंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर एक सर्वदलीय बैठक रखी थी कि सभी दल, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये चीज होती आई है कि जब भी देश के ऊपर कोई ऐसी चीज आती है या कोई आने ऐसे कोई संकट होते हैं जो भविष्य में यदि कोई ऐसी चीजें हैं, तो उनसे उन चीजों पर विचार विमर्श किया जाए, उनके से सहयोग लिया जाए, और उनके यदि कोई सुझाव हैं तो वो सुझाव भी जो है देख करके देश जो है टीम इंडिया की तरह, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीम इंडिया की तरह काम करें और भारत को सर्वोच्च मान करके हम काम करें, देश के हित में काम करें। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। लेकिन जैसा कि अभी AK सिंह साहब ने कहा कि विपक्ष में जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के एक छोटापन जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं देश के जो है विरुद्ध चलने की एक जो परिपाटी चलती आ रही है उसका अनुसरण करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन राजेंद्र मेघवाल जी, अभी जिस तरह की स्थिति है ऐसे में तो विपक्ष को भी एकजुटता दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बात पूरे राष्ट्र की हो रही है, जो स्थितियां बन रही है या जैसी समस्याएं हो रही हैं, और शायद इसलिए सर्वदलीय बैठक होती है कि हर दल से लोग मौजूद रहे। दूसरी बात ये कि अगर कभी ऐसे फैसले ले लिए जाते तो बोला जाता है कि विपक्ष को पूछा नहीं, हमें कोई जानकारी दी नहीं, और जब सर्वदलीय बैठक होती है तो विपक्ष जो उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे में भी जनता भी तो गलत मैसेज जाता है। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो एकदम से गलत नैरेटिव है कि विपक्ष उपस्थित नहीं होता है। हमारी पार्टी से चाहे मुकुल वासनिक जी हों, चाहे तारिक अनवर साहब हों, ये तमाम मतलब वरिष्ठतम हमारे सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, वो उपस्थित रहे, और उनको पूर्व कैबिनेट मंत्रियों का अनुभव उनको भी है, और भाजपा में जितने भी नेता हैं उनसे सबसे वरिष्ठ हैं वो आज की तारीख में। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ देशवासियों के साथ है? सवाल तो ये महत्वपूर्ण है। और फिर दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर को इस मिडिल ईस्ट संकट के ऊपर बोलने के लिए या सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए 25 दिन क्यों लगे भाई? आप बताइए ना। अभी हम लगातार पिछले, जब से गल्फ के अंदर ये क्राइसिस डेवलप हुआ है, उसके बाद से हम लगातार डिबेट कर रहे थे, तब तमाम भाजपा के प्रवक्ता और तमाम लोग ये बात कहते थे कि नहीं साहब, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद लोकसभा के अंदर आके ये कहा कि साहब कोविड जैसी क्राइसिस है। तो आप सोचिए, कोविड जैसी क्राइसिस है, कोविड के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई गई थी, जिस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 रुपये आपके पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी होती थी और 3.5 रुपये डीजल के ऊपर होती थी। आज की तारीख में 23 रुपये और 21 रुपये है, मतलब 23 रुपये पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है, और ये तमाम ड्यूटियाँ जो एक्साइज ड्यूटी है ये कोविड के दौरान ही बढ़ाई गई। तो हमें प्रधानमंत्री की मंशा पर यह संदेह होता है, क्योंकि वो उस तमाम, जब पूरा देश बंद था उस वक्त उन्होंने महंगाइयाँ बढ़ाई। और तो और हम तो यही कह रहे हैं ना कि साहब 12 सालों के अंदर आपने सस्ते क्रूड के पेटे, जब एक बार तो कोविड के अंदर तो माइनस में प्राइसेस चले गए थे क्योंकि कंजप्शन रुक गया था, तो उस वक्त भी आपने तमाम रेटें डाउन नहीं की, और आपने पिछले 12 सालों के अंदर 44 लाख करोड़ रुपया सस्ते क्रूड के पेटे मतलब इकट्ठा किया। आज वो वक्त आ गया कि आप उपभोक्ताओं के अंदर वो मुनाफा बांटिए। आपने जो ऑयल कंपनीज का जो बेनिफिट्स था, आज ऑयल कंपनियां 500 से 800% मुनाफे में कर रही है। अभी देखिए 30%
बढ़ी है, जो प्राइसेस सर्ज हुई है 30% बढ़ी है, लेकिन ये क्राइसिस की वजह से बढ़ी है। लेकिन जब क्राइसिस नहीं था, आप एक बात कहते सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट करने के बाद में तमाम जो भाव होंगे वो बाजार से नियंत्रित होंगे। हम कह रहे हैं कि अगर 30% सर्ज हुआ तो आप बढ़ा दीजिए ना, लेकिन आप नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, आप नहीं बढ़ा पाएंगे। आप देखिए, भारत की जो हमारी ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों का नेतृत्व करती थी ओएनजीसी कंपनी, आज ओएनजीसी कंपनी 78,000 करोड़ के कर्जे में है, जबकि ओएनजीसी 13,000 करोड़ का कैश रिजर्व हम 2014 में देके गए थे। आज गेल की बात करें, 1955 में हमने ओएनजीसी बनाई, 1984 में गेल बनाई। हमारी तमाम 75% गैस पाइपलाइन और तमाम जरूरतों का काम गेल करती है। आज गेल और ओएनजीसी की क्या हालत है? आज की आपने स्थिति, प्राइवेट, आज की स्थिति मैं आपकी देखिए, आज की स्थिति में मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की मंशा पे संदेह इसलिए होता है कि हम साथ हैं, हम आपके हर फैसले में साथ हैं। हमने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नोटबंदी पे आपको चेताया था, हमारे नेता राहुल गांधी ने आपको जीएसटी पे चेताया था, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आपको कोविड के दौरान मतलब 2 महीने पहले इंडिकेट किया था, तब आप नमस्ते ट्रंप और आप आयोजन कर रहे थे। उसके बाद 100 करोड़ रुपए आपने गुजरात में खर्च किया। आज वही ट्रंप आपको अपनी धुन पे नचा रहा है और आप नाचे जा रहे हो। 2019 के अंदर, सुनिए एक बात और कह रहा हूं, 2019 के अंदर हम ईरान से सबसे सस्ता क्रूड ले रहे थे। सुनिए, 60 रुपए से भी ज्यादा सस्ता, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्री, इंश्योरेंस फ्री, और इंडियन करेंसी के अंदर वो हमें खरीदने की छूट दे रहा था। 60,000 करोड़ रुपया उसका हमारे भारतीय बैंक में लगा था, बैंक बचे थे। तो आज सवाल ये उठता है कि हमने अपनी विदेश नीति के अंदर जो समझौते किए, इस तरीके के मतलब इमेच्योर समझौते किए, उसकी वजह से गलत थे और इसलिए गलत वजह से आज ये हालात पैदा हुए। ये हालात अगर पैदा नहीं होते। सिंह सर एक कमेंट, हाँ पंकज जी भी कुछ कह रहे हैं, एक कमेंट। देखिए, एक तो क्या है कि आपके चैनल पे झूठ बोलने की, पंकज जी 2012 में 2012 के अंदर मैंने कोई एक सिंह सर, माननीय राजेंद्र जी जब इस तरह के फोरम पे आए तो मुझे एक रिक्वेस्ट है जी कि अपनी डेटा को चेक करके आए। हद होगी, हद होगी। ये जो कोविड के समय प्राइस की बात कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ाई गई थी, नहीं बढ़ाई, ठीक है, उस समय पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, और जो ये कह रहे हैं कि पूर्व में कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई गई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइस कम थी तो क्यों नहीं बढ़ाई गई? घटाई। अब इनको मैं घटाने की बात कर रहा हूं, चाहिए, मैं घटाने की बात इसे, हाँ, घटाई क्यों नहीं गई, घटाई क्यों नहीं, उसी बात जी। इसका जवाब खुद अगर थोड़ा सा अपने मतलब कि क्या बोले, कॉमन सेंस का उपयोग करें तो उसी से हुआ क्या है कि पीएसयूज की स्थिति बहुत खराब थी पहले, उसके बाद स्थिति सुधरने लगी, तो इस तरह से जब घटाई नहीं गई तो इनके पास एक रीजनेबल फंड क्रिएट हुआ, और उसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, फिर भी जो है भारत ही ऐसा देश है जहां की मतलब की प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही हैं। जहां तक यूएनजीसी की बात है और गेल की बात है, अगर आप रिपोर्ट देखें, ऑडिट रिपोर्ट देखें और बैंक्स का भी देखें आप, तो पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा रोबस्ट कंडीशन अगर है तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का है। तो डेटा जरा ठीक से चेक करके आना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर श्वेता जी 30 सेकंड में मुझे मिथिलेश जी का रुक करना है। ओएनजीसी और गेल के ऊपर तो मेरे ख्याल का जो से मार्केट था 2013 के एंड में, दैट इज द बिलो 1 लाख, आज 3,39,000 करोड़ जो है उसका मार्केट कैप है, और जो बेसिकली प्राइसेस थी वो हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर हैं। 100 के आसपास का जो प्राइसेस था 14 के अंदर, वो 339 के उस पर देखिए। ये तो जिसमें मार्केट क्रैश है और पूरा का पूरा विश्व जो है तब मार्केट की पोजीशन। एक सवाल है, देखिए आंकड़े हम अगर आज के उठाए, 2009 की बात करें, कोविड की बात करें, किस टाइम पे क्या था, लेकिन अगर हम 2009 के बाद से अभी भी देखेंगे तो भी 15 साल से ऊपर हो चुका है। आज की स्थिति जो बनती है, और वो इसलिए बनी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से युद्ध यहां पर एक तरफ जारी है, उसका असर सभी देशों में पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है, दूसरे देशों में और ज्यादा बुरी स्थिति है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, विपक्ष की कई विपक्षी पार्टियां जो शामिल नहीं होती है। सवाल मेरा यह है कि आज की स्थिति में होना क्या चाहिए, क्योंकि महायुद्ध के संकट तो है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कि सबसे दलीय बात करके कुछ क्या आने वाले वक्त में होने वाला है, उस पर फैसले के मद्देनजर यह बैठक थी। देखिए श्वेता जी, डेमोक्रेसी में डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और डायलॉग में अगर विपक्षी दल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ये पब्लिक का जो एक तरीके में कहूंगा कि आपको जो जनमत मिला उसका आप अपमान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि जब राष्ट्र पर संकट आए तो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जब लंदन में पता चला कि फौजियों के लिए
अंडे कम पड़ रहे हैं, तो वहां के नागरिकों ने अंडे लाकर वापस दे दिए कि हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे फौजियों को चाहिए। तो मुल्क के लिए जो जापान और उनमें वो राष्ट्र प्रेम उसकी दरकार है, और ये वैश्विक संकट है, ये कोई मोदी जी ने पैदा नहीं किया या कोई किसी देश ने, ये पूरे वर्ल्ड की एनर्जी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस समय टीएमसी को अपने मुनाफे के लिए दूर नहीं रहना चाहिए था, और जो एलओपी हैं, जो बहुत बड़े नेता हैं देश के, राहुल गांधी जी, उनको शरीक होना चाहिए था, क्योंकि वो कल भी नहीं थे, कल केरल में, गुजरात गए हुए थे, आज केरल गए हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये जो तमाम उनके सवाल हैं, उन सवालों को अगर आज वो मीटिंग में रखते तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक छवि जाती कि संकट के समय ये मादरे हिंद एक गुलदस्ते की तरह है, उसमें तमाम विपक्षी दल भी एक साथ हैं। क्योंकि ये जो संकट है, ये कोई साधारण संकट नहीं है। 1 करोड़ से अधिक हमारे मुल्क के लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। जो भी आपको फैसले लेने, बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे। आप पूरी तरह ऊर्जा पे दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इन संकटों की स्थिति में, और जिस तरीके से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर्स से जो बात की है, वो संकेत साफ है कि ये संकट अभी बहुत लंबा चलने वाला है, बड़ा संकट है, और इसका समाधान, क्योंकि ट्रंप से कल ही बात हुई थी, तो कहीं न कहीं एक बड़ी जंग की तरफ पूरी दुनिया जा रही है। और ऐसे में हर हिंदुस्तानी का एक फर्ज है कि हम इस ऊर्जा संकट में ऊर्जा बचाने का संकल्प लें। जो परसों पहले हमारे यहाँ विज्ञापन चला करते थे कि गैस की बचत करें, पेट्रोल की बचत करें, वो अब समय आ गया है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी होने के लिए वो फर्ज निभाएं, बजाय एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए, बजाय कि मोदी जी ने पहले क्यों नहीं बोला, मोदी जी ने ये क्यों नहीं किया। वो दौर जा चुका। यानी अब ये कह रहे हैं, ये दौर राजनीति करने ये राजनीति का दौर नहीं है, ये भारत की, हाँ। जो कि कल राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से सीडीएस के साथ मीटिंग की है, जिस तरीके से अभी ईरान ने जो अमेरिका के सबसे बड़ा युद्धपोत है उस पर अटैक कर दिया है, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, यानी जो पूरा एनर्जी सेंटर है पूरे वर्ल्ड का, वो संकट में है। और उस समय हम बात करें कि मोदी जी से ये चूक हो गई कि मोदी जी ने उन ईरान के सबसे बड़े नेता पर शोक व्यक्त नहीं किया, 3 दिन क्यों लगा दिया। जो अपने घरों की लड़ाई होती है ना, छोटी छोटी, वो छोटी लड़ाइयां छोड़ने की दरकार है। देखिए, मैं कह रहा हूं, हम कोई लड़ाई नहीं है, देश के लिए हम सब एकजुट हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही सवाल उठा रहा हूं ना कि भाई 25 दिन आपको इस क्राइसिस पे बोलने में लगे, आपको सर्वदलीय बैठक बुलाने में, आप 28 को युद्ध लगा, 29 को बुला लेते, हम तो उस वक्त भी स्वागत करते। और तो और मैं कह रहा हूं कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेज हैं, चाहे कोविड के दौरान के हों, तो देश के ऊपर जो आप आपदा के रूप में जो बोझ, महंगाई के रूप में जो बोझ लादते हो, उस बोझ के लिए हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब, जो 12 सालों में आपने 44 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया था ऑयल कंपनीज ने, वो देने का वक्त आ गया। और मैं तो आपके माध्यम से हमारे भाजपा के मित्र बड़े भाई से कहना चाहूंगा कि आप याद एश्योर करके चले जाइए कि सारे ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी आप पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। मैं आपकी इस बात का समर्थन करूंगा। सिर्फ और सिर्फ यही बात है, क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढना आपकी ठीक है। आपदा में अवसर की आप बात कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कितनी बड़ी समस्या है, भारत के सामने भी ये खड़ा हुआ है, कितना पैनिक आम जन भी कर रहा है गैस को लेकर, एलपीजी को। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उनका ये कि अभी इसलिए कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद रेट्स बढ़ जाएंगे। नहीं, देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने खुद ने देखा कि पिछले जो चुनाव थे उसमें भी जो है सख्त जो है डिसीजन लिए गए, और कभी भी यदि देश के लिए आवश्यक होगा तो सख्त डिसीजन किसी भी वक्त लिए जा सकते हैं। चुनाव इसके अंदर कहीं महत्वपूर्ण नहीं है। और हमने फिर पहले भी कहा आपको कि लगातार देश के अंदर आज भी आप देखिए ना, पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है, लेकिन संकट, क्योंकि बड़ा टाइम आने वाला है, बड़ा चीजें हैं उनका, जिस तरह का जैमिनी जी ने कहा कि बेसिकली हमें जो है उन चीजों को एक संयमता से बरतते हुए आज उन चीजों की तरफ चलना चाहिए। ठीक है श्वेता जी, मैं कह रहा हूं कि अभी इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ाए ना, और जो जितनी भी विमान कंपनियां, उनको किराया तय करने के लिए मुक्त किया ना, और उसके जो स्पेशल पेट्रोल है उस पर रेट बढ़ाई ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई खौफ है। जो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन बनी हुई है, वो ऐसी सिचुएशन है कि हम कहीं न कहीं, वो समय आ गया है जो हमारे वेदों में लिख रखा है कि जब देश पर संकट आए तो जाति, धर्म, वर्ण, पार्टी, इससे ऊपर उठकर एक धर्म निभाए, राष्ट्र धर्म निभाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा।
कि जब कोरोना संकट आया तो तमाम पार्टियों ने, जो विपक्ष की पार्टियां थी, उनके मुख्यमंत्रियों ने भी हाथ से हाथ मिलाया, उन्होंने भी पूरी मदद की। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कहते हैं कि एक संवेदनशील प्रधानमंत्री को, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीजें बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे श्रमिक जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत उनको गेहूं मिलता रहे, और जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी व्यवस्था तमाम मुख्यमंत्रियां करें, इन पर चर्चा करें। वो कल मुख्यमंत्रियों से भी मीटिंग करने जा रहे 27 को। तो कहीं न कहीं जो एक विजन है, जो समस्या देश काल परिस्थिति में जो भी पैदा होती है, उसका हर जो भी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष होता है उसको समय के हिसाब से फैसला लेना, तो उसके पीछे सारे राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए। ये वक्त ऐसा है, इस वक्त में राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पिछली बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधले। और एक बहुत बड़ी बात कही कि हमें ग्रोथ को मेंटेन रखना है, इसलिए मुख्यमंत्रियों को, राज्यों को हमारे साथ मिलकर चलना होगा। तो ये विपक्ष का धर्म बहुत बड़ा है इस समय, कि जनता ने आपको जनता की भलाई के लिए चुना है, और जब विश्व का संकट है तो भारत की छवि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरे, वो धर्म निभाने का वक्त। बिल्कुल। लेकिन AK सिंह सर, एक अहम बात है, देखिए अब ऐसे वैश्विक तौर पर हालात बन रहे हैं, सर्वदलीय बैठक है, जो इससे बहुत जुड़े हैं, जो डेप्थ तक जानते हैं, उनको पता है क्या स्थिति है, क्या हो सकती है। लेकिन आम जन है, वो सिर्फ ये समझता है कि भाई अभी तो हमें LPG की दिक्कत है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, क्या आने वाले वक्त में कुछ और ज्यादा बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है, मीटिंग हो रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अगर वैश्विक हालात मानिए और ज्यादा बिगड़ते हैं, तो भारत प्लान B के साथ तैयार है, और ये बैठक एकजुटता की जरूरत इसीलिए? जी देखिए, जो भारतवर्ष ने जिस तरह से पिछले 20-22 दिनों में रिस्पांस दिया है जी, उससे तो लगता है कि इनके पास प्लान B भी है और प्लान C भी है। अन्यथा अगर आप देखें कि जो जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई, पेट्रोलियम की सप्लाई है, वो बिल्कुल जितना पहले आ रहा था करीब करीब उतना ही आ रहा है। और कल ही जो है हमने रशिया के साथ जो है करीब 60 मिलियन टन का जो है वो एग्रीमेंट किया है, जो कि अप्रैल के महीने में आएगा। लेकिन युद्ध कब तक चलेगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जिस कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी का मंत्रिमंडल है, इनके पास प्लान C भी होगा। ठीक है पंकज जी, फाइनल कमेंट वक्त खत्म हो रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि प्लान बी, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्लान बी बिल्कुल तैयार है, और हम लगातार, चाहे हमारी रिफाइनरीज हो, हमारे प्रोडक्शन हो, LPG हो, इन सब के प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ इनके ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, और पहले हम 25 और 27 देशों से जो है ऑयल परचेज कर रहे थे, अब जो है करीबन हम 42 से 47 देशों से जो है लगातार जो है इस चीज को परचेज कर रहे हैं। और इसके जितने भी ऑल्टरनेटिव है, जितनी भी चीजें हैं, उन सबके जो है प्लान लगातार तैयार हैं, और लगातार जो है मॉनिटरिंग जो है उस सिस्टम कर रही है, और एक मिनिस्टर्स का जो है ग्रुप भी फॉर्म किया हुआ है। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए श्वेता जी, मतलब युद्ध कितना लंबा चलेगा ये बात तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। हमें आशान्वित रहना चाहिए। पॉजिटिव नोट के ऊपर मैं ये बात खत्म करूंगा कि हमें वो तमाम प्रयास करने चाहिए, क्योंकि चाहे भारतीय, जो हमारे 1 करोड़ से अधिक भारतीय जो कि हिंदुस्तान में 10 लाख करोड़ का रेमिटेंस करते हैं पर एनम के ऊपर, या हमारे जैसे कतर से हमारा मैक्सिमम गैस का जो इंपोर्ट होता है, आज हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा गैस हो, चाहे डोमेस्टिक नीड हो, चाहे LNG हो, चाहे CNG हो, वो तमाम LPG, तमाम चीजों के ऊपर, और युद्ध रोकने के लिए वो तमाम प्रयास करने चाहिए। अमेरिका के से बात करनी है, इजराइल से बात करनी है, ईरान से बात करनी है, और तमाम मुल्कों को इकट्ठा करके ब्रिक्स के अंदर हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो ब्रिक्स के अध्यक्ष होने के नाते हमें अमेरिका पे दबाव डालना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के जो द्विपक्षीय हित होते हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने 5 दिन में इतने देशों से वार्ता की है। वो कहीं न कहीं जो भारत की हमेशा नीति रही है कि शांति सबसे अहम है, और अहिंसा का जो देश है गांधी का, उसका ही संदेश है कि जिस तटस्थ भाव से हिंदुस्तान इस समय बना हुआ वो काबिले तारीफ है। कहीं भी भारत पर आज विश्व पटल पे कोई आरोप नहीं लग रहा है कि किसी भी तरीके का, और बहुत संजीदगी के साथ और इस नाजुक वक्त में मुल्क की 140-150 करोड़ आबादी की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इससे बेटर फॉर्मेट नहीं हो सकता जिस फॉर्मेट में ये गवर्नमेंट काम कर रही है।
चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, महायुद्ध का संकट है और ये संकट भले ही हम कहें कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में महायुद्ध जारी है, लेकिन इसका असर किस तरह से पूरे विश्व में हर एक देश पर पड़ रहा है ये वो देश ही समझ रहा है। लेकिन हमें और आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ की स्थिति उस हालात तक नहीं बिगड़ी है और बार बार सरकार ये कह रही है और अभी भी आज भी जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद यही कहा गया कि स्थिति नियंत्रण में है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार यहाँ पर मौजूद है, अहम फैसले आने वाले वक्त में लिए जाएंगे, लेकिन आपको भी संयम बरतने की जरूरत है। तो जब कमान देश की केंद्र सरकार के हाथ में सौंप दी गई है तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा धैर्य जरूर रखें, क्योंकि अहम फैसले लिए जाएंगे। इतना दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी सरकार कह रही है कि अभी 4 जहाज और आ रहे हैं, तो कहीं भी क्राइसिस की स्थिति भारत में नहीं बनेगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो जब राष्ट्र की बात हो, चुनाव से इतर पूरे देश की बात हो और आने वाले वक्त में कुछ नुकसान हो सकता है या सिचुएशन पैनिक हो सकती है, ऐसी स्थिति में कम से कम राजनीति, पार्टी, सत्ता पक्ष, विपक्ष को छोड़कर एकजुटता दिखाने का यह वक्त है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हम भले ही आपस में कितना लड़ ले, झगड़ ले, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन जब बात राष्ट्र की होगी तो हम सब साथ हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता और हम साथ मिल बैठकर आगे आने वाले वक्त के लिए समाधान निकालेंगे। ये संदेश बेहद जरूरी है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।